नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो भी बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होंगी। और आज हम लोग अर्थशास्त्र में कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निर्धनता या जिसे कहा जाता है पॉवर्टी। आज उसका पहला लेक्चर है। हम लोग आज ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि भारत में कितने लोग गरीब हैं और हम कितनी अच्छी स्थिति में जीवन जी रहे हैं। और किसी किसी के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने का भी बिल्कुल तय इंतजाम नहीं है कि उनको 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ओके, चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन, चैप्टर को समझने का, सारांश समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानेंगे कि निर्धन कौन है। हम बात करेंगे कि निर्धनों की पहचान कैसे होती है, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है, ये व्यक्ति अमीर है, कैसे बताएंगे। भारत में निर्धनों की संख्या कितने, भारत में गरीब है, गरीब कितने हैं भारत में, ठीक है। फिर बात करेंगे निर्धनता निवारण कार्यक्रम एक समीक्षा। अब भारत में निर्धनता निवारण कार्यक्रम चलाया गया है कि जिससे क्या हो, जो गरीबी है उसको दूर कर दिया जाए। अब वो निर्धनता निवारण जो कार्यक्रम है वो कितने सफल हुए, उनकी जो समीक्षा है वो हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग पढ़ेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय या इंट्रोडक्शन, देखिए हम लोग अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना कि भारत में 1947 को जिस दिन भारत आजाद हो रहा था तब भारत की क्या स्थिति थी, मतलब अंग्रेजों ने कितना शोषण करा, कृषि का कितना करा, उद्योग क्षेत्र का कितना करा, सेवा क्षेत्र का कितना करा। और मुख्यतः अगर आप लोग देखेंगे तो भारत पर आर्थिक रूप से ज्यादा शोषण ब्रिटिश सरकार ने करे, पूरी तरीके से आर्थिक रूप से भारत को कंगाल कर दिया। जहां पे ब्रिटिशर्स के आने से पहले 35% जीडीपी में योगदान था, अब वहां पर 2% रह गया। ये बातें सभी हम लोगों ने चैप्टर 2 में जानी। फिर चैप्टर 1 में और फिर चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद धीरे धीरे क्या क्या स्थितियां हुई, ठीक है, कौन सा उद्योग कहां पर था, कैसा था, वो जाना। चैप्टर 3 में हम लोगों ने जाना कि जब जो पॉलिसियां भारत सरकार ने अपनाई 1947 से लेकर के 1991, मतलब मैं अगर चैप्टर्स को बाइफरकेट करूं, मैं चैप्टर 1 के लिए कह सकता हूं कि 1947 से पहले की घटना को हमने समझा। चैप्टर 2 के लिए मैं कह सकता हूं कि 1947 से 1991 तक के बारे में पढ़ा। और चैप्टर 3 में मैं कह सकता हूं कि 1991 के बाद की बात कर रहे हैं। यहां पर तीनों चैप्टर का कुछ ना कुछ महत्व है। 1947 के पहले की घटनाएं बता रहा है, 47 से 91 की घटनाएं बता रहा है और 91 के बाद की घटनाएं बता रहा है। अब यहां पर हम लोगों ने, यहां तक तो हम ये कह रहे थे कि अंग्रेजों ने कर दिया, अंग्रेजों ने कर दिया, ऐसा अंग्रेजों ने कर दिया, ये अंग्रेजों ने कर दिया, वो अंग्रेजों ने कर दिया। परंतु यहां से तो सब कुछ अब हमारे हाथ में था कि भैया क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमने कहा अंग्रेजों ने देश को गरीब कर दिया, अब आपके पास मौका है, आप वापस लोगों को अमीर बनाइए, देश की स्थिति को फिर से सुधारिए। जब यहां पे करा और हमने फिर भी ये कहा कि चलो नीतियां थोड़ी ठीक नहीं थी, नीति ठीक नहीं थी, तो इसीलिए तो हमने अध्याय 3 में क्या करा, पॉलिसियां बदली। जो पॉलिसी बदली उसको क्या कहा गया, एलपीजी कहा गया। अब आज चैप्टर 4 जो है ये हमारी यूनिट तीसरी यूनिट में हम लोगों को यह पढ़ना है और इस अध्याय 4 में यह पढ़ना है कि भारत के समक्ष चुनौतियां कौन सी है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, चुनौतियां या चैलेंजेस उन्हीं समस्याओं को कहा जाता है जिन समस्याओं का, समस्या तो है, वो मुसीबत है और उनका हम लोग सामना कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनको जीत सकते हैं, वही क्या कहलाती है, चुनौतियां कहलाती हैं, वही क्या कहलाते हैं, चैलेंजेस कहलाते हैं। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल आज मैं आपको चैलेंज दूं कि बेटा आपको 11th में इको में से 100 में से 100 लाने हैं। अब आपके लिए थोड़ी समस्या तो है, कैसे लाएंगे सर, कैसे पढ़ेंगे, इतना कम टाइम रह गया, ऐसा समस्या है, परंतु आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, आप इस पे जीत पा सकते हैं। और जिन समस्याओं पर हम लोग जीत पा सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, चुनौती या चैलेंजेस कहते हैं। तो जब भारत आजाद होता है और आजादी के बाद अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो भारत के सामने काफी चुनौतियां हैं। उन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती है गरीबी। गरीबी एक मुख्य चुनौती है। इस गरीबी की बात 1947 में जब भारत आजाद होता है तब भी भारत बात यही करता है कि हमारा मुख्य लक्ष्य विकास होगा और विकास में सभी का विकास करना है, अगड़ों का, पिछड़ों का, अमीरों का, गरीबों का, सबका विकास करना है। 1971 में जब चुनाव होता है, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी एक फेमस नारा देती है, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, वहां पर भी नारा। और आज भी अगर मैं बात करूं 2022 में हम लोग खड़े हैं, इस 2022 में भी शायद ही ऐसे कोई चुनाव निकलते होंगे जहां पर गरीबों की बात ना होती होगी। गरीबों के लिए बात होती है कि हम गरीबी को हटाएंगे, हम देश की स्थितियों में सुधार करेंगे। परंतु सवाल यह है कि ये नीतियां जो कि हम 3rd चैप्टर तक पढ़ करके आए हैं, ये सरकारों के ये वादे
सरकारों की नीतियां, सरकार की पॉलिसी, सरकार की योजनाएं कहां तक जनता तक पहुंची और कहां तक सच में गरीबों का जीवन परिवर्तित कर रहा। क्या सच में जो चुनौती हमारे पास 1947 में थी, क्या वही आज 2022 में वही चुनौती क्यों है? क्यों हम इन 75 सालों में उस चुनौती को ओवरकम क्यों नहीं कर पाए? या गरीबी की संख्याओं में कमी है ये, या गरीबी की संख्याएं बढ़ी है? ये सब कुछ हम लोग इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा यह अध्याय मुख्यतः अब एक एक चीजों पर जो यहां तक पढ़ा हम चर्चा करेंगे। एलपीजी पॉलिसी आई, अब गरीबी हटी या नहीं हटी? अभी तक आपने पॉलिसी अपना ली, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, एलपीजी सब कुछ लगा करके देख लिया, क्या उससे गरीबी कम हुई? मानव विकास का मानव पूंजी विकास हुई? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ या नहीं हुआ? ये सब कुछ अब हम आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ते हुए जाएंगे। तो यहां तक आपको लिंक बना करके चलना है। मैंने ये लिंक बताया कि कैसे, किस प्रकार से इन चारों अध्यायों में एक लिंक है। अब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, चैप्टर का नाम है निर्धनता, गरीबी। अगर मैं बात करता हूं गरीबी की, तो देखिए जो गरीबी को परिभाषित किया जाता है वो जनरली जो करा जाता है आय के द्वारा करा जाता है, इनकम के द्वारा करा जाता है। क्योंकि हमारा मानना यह होता है कि एक आय से, एक इनकम से ही हम लोग सब कुछ खरीदते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले एक समान, ठीक है, ऐसा मेरा नारा है, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिले एक समान, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान तो सबको मिलना ही मिलना चाहिए और बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को 4 चपाती तो सबको 4 चपाती, सबको मकान मिलने तो सबको मकान मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान तो सबको ही मिलना चाहिए। ये रकम जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ही आपके पास आय से आएगा। मुझे बेहतर मोबाइल चाहिए, वो आपके पास इनकम से आएगा, सब कुछ इनकम से आएगा। और इस आय से ही हम गरीबी का मापदंड देखेंगे कि क्या, कितनी गरीबी है, कितनी नहीं। अभी कैसे पता लगाएंगे? इसलिए हर देश में सरकारों ने क्या करी, गरीबी रेखा खींच दी, एक गरीबी रेखा खींच दी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। क्या कहा जाता है? पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक इनकम का स्तर है विद्यार्थियों, एक इनकम का स्तर है, इनकम का लेवल है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि जो भी व्यक्ति दिन के 500 रुपए कमाता है, 500 वैसे है नहीं, ठीक है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति दिन के 500 रुपए कमाता है वो व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा। अगर मैं दिन के 500 रुपए कमा रहा हूं, मतलब मान लीजिए दिन के 500 का मतलब है 30 से अगर आप गुणा करेंगे तो 15,000। महीने के अगर मैं 15,000 कमा रहा हूं तो मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, ठीक है। तो 500 से अगर ज्यादा कमा रहा हूं तो मैं गरीब नहीं हूं, 500 कमा रहा हूं तो मैं गरीब नहीं हूं। इस आधार पे क्या कर दिया, गरीबी रेखा खींच दी। मतलब आधार क्या बना दिया, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे। अब जो 500 से कम कमा रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। उनको हम लोग क्या कहते हैं, बीपीएल। आप लोगों ने बहुत सी बार नाम सुना होगा बीपीएल कार्ड, ठीक है भाई, उसके पास तो बीपीएल कार्ड है। उनको क्या है, राशन सस्ते में मिलता है, 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल, तेल, सब्जी, पानी सब कुछ मिल जाता है, तो वो बीपीएल। बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो। बिलो का मतलब नीचे, पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के क्या है, नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बीपीएल इसको कहते हैं। और जो इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर है तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे विद्यार्थियों, अबव, अबव पॉवर्टी लाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, राशन कार्ड भी जब भी बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक बीपीएल वाला और एक एपीएल वाला। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन। अब जो गरीबी रेखा से नीचे नीचे है उन सबको क्या कहा गया है, गरीब कहा गया। उन सबको क्या कहा गया, गरीब कहा गया। ये कितना मापदंड है, कितना आपने गरीबी रेखा पर डिसाइड करा है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत में कितना है, दूसरे देशों में कितना है। और बाकी देखिए, गरीबी की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते। मेरी नजर में मैं ऐसा मानता हूं कि हम एक गरीबी की डेफिनेशन नहीं दे सकते। जैसा कि अगर आप बात करें भारत में, ठीक है, भारत में किसी के पास कार होना समृद्धि का प्रतीक है, अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में कार होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर भारत में किसी के पास कार होना एक बड़ी बात, एक समृद्धि का प्रतीक। और तेरी तो 4 पहिए की गाड़ी ले आया भाई साहब, बहुत पैसा आ रहा है जनता के पास, समृद्धि का प्रतीक है। अमेरिका में खरीदी तो कार ही तो खरीदी, कौन सी बड़ी बात। तो अब आप अमेरिका में और भारत के लोगों में ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का व्यक्ति तो गरीब और भारत का व्यक्ति बहुत अमीर है, नहीं भैया। वहां के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वहां के जीवन स्तर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो वहां पे कोई गरीब हो सकता है और यहाँ पे कोई गरीब हो सकता है। इंडिया में दिन के 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब हो और अमेरिका में दिन के 500 रुपए कमाने वाले व्यक्ति गरीब हो। वहां की जरूरतों के हिसाब से हम लोग पता लगाते हैं। जैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि गांव में जो व्यक्ति रहता है वो अगर कम कमाता है तो भी वो ठीक कंडीशन में माना जाएगा, और शहर का व्यक्ति ज्यादा कमाता है तो भी वो कम कंडीशन, खराब कंडीशन में माना जाएगा।
क्योंकि स्थितियां, वहां की जरूरतें उस हिसाब से सरकार तय करती है कि भाई इतना अगर आप दिन का कमाते हैं तो आप गरीब नहीं, और इतना आप कमा रहे हैं तो आप गरीब हैं। ओके, ये सारी बातें हम विस्तार से विस्तृत में इस पूरे चैप्टर में जानने जा रहे हैं। इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ेंगे कि गरीब कौन है, कैसे डिसाइड करेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। निर्धन रेखा जिसे हम लोग कहते हैं, गरीबी रेखा जैसे मैंने अभी कहा, या इसे हम लोग निर्धनता है तो निर्धन रेखा। हाँ, और अगर किसी बच्चे को अभी तक ये भी नहीं समझ में आया कि निर्धनता क्या होती है, तो निर्धनता का मतलब बच्चों गरीबी है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कह देते हैं कि सर निर्धनता क्या होती, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, पर सर ये बताइए चैप्टर का मतलब क्या है, निर्धनता क्या है। तो निर्धनता का मतलब गरीबी है या पॉवर्टी है। ओके, और हर देश में अलग अलग मापदंड होंगे कि वो गरीबी को किस आधार से मेजर करते हैं, किस आधार से नहीं, पर जनरली एक बात ये कही जाती है कि गरीबी वो स्थिति है जिसमें कोई कभी भी नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं जाना चाहता, कभी भी वो उस स्थिति को पाना नहीं चाहता। कोई भी नहीं कहेगा मैं गरीब होना चाहता हूँ। और देखिए, जिस व्यक्ति ने गरीबी को महसूस करा है ना, वो व्यक्ति कभी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, घमंड नहीं करता। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सच में एक ग्राउंड से निकल के जो व्यक्ति आया ना, वो व्यक्ति कभी घमंड महसूस नहीं करेगा कि हो मेरे पास पैसा आ गया। नहीं, कभी गरीब व्यक्ति घमंड नहीं करता। उसको पता है कि एक्चुअल में पैसों की वैल्यू क्या है, उसको पता है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा आता है, और कैसे गरीबी को दूर किया जा सकता है। उस स्थिति में कभी कोई नहीं जाना चाहता। और एक किस्सा है, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। गरीबी इतनी बुरी चीज़ है, एक व्यक्ति को कैंसर का रोग होता है, ठीक है ना, व्यक्ति को कैंसर का रोग हुआ, और वो गरीब परिवार था, उसमें 4 से 5 सदस्य थे, और उस व्यक्ति को 6 महीने तक बताया नहीं गया कि आपको कैंसर की बीमारी है। कैंसर में मैंने तो जहाँ तक देखा, काफ़ी लोग जिनको हुआ वो चले ही गए, बहुत दुखद बात है, पर अभी तो काफ़ी सफल ट्रीटमेंट भी है। परंतु वो सफल ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि घर के घर बिक जाए, गारंटी नहीं है कि इलाज हो जाए। जब उस व्यक्ति की पत्नी से बात करी गई, कहा जाता है कि भैया आपने इसको क्यों नहीं बताया कैंसर, तो बोले साहब अगर हम इसको बता देते और अगर इसका इलाज कराया जाता तो पूरा का पूरा परिवार मर जाता सर, और अगर हमने बता देते और इसका इलाज करवाते तो पूरा का पूरा परिवार मर जाता, और उसके बाद भी शायद गारंटी नहीं है बचते, क्योंकि जितना थोड़ा बहुत आता वो हम सारे खा पी के काम चला रहे हैं, और अब वो भी इनके पैसे इलाज में लगा देते तो पूरा का पूरा परिवार मरना ही था, और मरना तो वैसे भी था सर, तो इसलिए हमने उनको कैंसर से मर लेने दिया। गरीबी इतनी बुरी चीज है। गरीबी वो वक्त, वो दौर होता है दोस्तों, जब अपने साथ छोड़ देते हैं। एक किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जब बुरा समय आता है ना, जब अपने बदन का जो कपड़ा होता है ना, वो भी साथ छोड़ देता है, इन द सेंस वो भी बदबू मारता है, वो भी दर्शाता है कि अरे बस बहुत दिन हो गया मैंने तेरे साथ निभा लिया, अब चल चेंज कर मुझे। तो गरीबी बहुत बहुत बुरा दौर है, जिसको कभी उस स्थिति में कोई नहीं जाना चाहता। जनरली सब यही कहते हैं गरीबी क्या, गरीबी बोले वो स्थिति जिसमें कभी हम कोई नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। परंतु इस गरीबी से बाहर आया जा सकता है, इस गरीबी के चैलेंज को खत्म किया जा सकता है। आइए समझते हैं अपन इस चैप्टर में कि एक्चुअल में गरीबी क्या है और किस प्रकार से हम इससे बाहर आ सकते हैं, किस प्रकार से 1947 से लेकर करके 2022 तक भारत की सरकारों ने गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या काम करे हैं, कहां तक हम लोग सफल हुए, कितने सफल हुए, कितने प्रयास करने की हमें और आवश्यकता है। इन सभी बातों पर विस्तार से और विस्तृत में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एडम स्मिथ की बात लिखी हुई है, ये एडम स्मिथ है। कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्दयी और दयनीय हो। देखिए, कोई भी समाज कभी इतना सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। कोई भी समाज मान लीजिए, कोई भी सोसाइटी, कोई एक नगर मान लीजिए, कोई जाति या किसी समुदाय के आधार पर किसी आप समाज को मान लीजिए, कोई कस्बा मान लीजिए, कोई गांव मान लीजिए, वहां पे जो भी व्यक्ति रहते हैं, तो वो समाज कभी इतना सुखी या संपन्न नहीं हो सकता जिनके अधिकांश लोग निर्धन है, जिनके अधिकांश लोग गरीब है, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। ठीक है यार, आप जैसे मान लीजिए ना कि भाई मान लीजिए एक कॉलोनी, उसमें 10 परिवार रहते हैं। अब 10 परिवारों में से 9 परिवार तो बिल्कुल ही बहुत बुरी स्थिति है, और वो कभी सुखी रहेंगे कि बेचारे सुखी नहीं रह सकते। अब पर एक बात यहाँ पे और भी ध्यान दीजिएगा कि सुखी होने का अगर हम लोग ये कहें कि पैसा, देखिए लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मानता हूं कि अगर जीवन में कभी पैसे और रिश्तों में से चुनना पड़े, हमें रिश्तों को चुनना चाहिए। पैसों में से और किसी चीज में से हमें चुनना चाहिए, हम और किसी बेहतर चीज की तरफ जा सकते हैं। पैसा हमें संतुष्टि नहीं देता, मैं मानता हूं पैसा हमें सारे सुख भी नहीं देता,
परंतु मैं ये कहता हूं कि आज के समय में अगर रिश्ते बने हुए हैं तो वो भी पैसों से बने हुए हैं। अगर आज के समय में कोई सुख है तो वो भी पैसों से। आपको हर सुख मिल जाता है, हर सुख मिल जाता है। घर में बीमार हो गया लोग पैसों से। मैंने कैंसर वाली कहानी सुना, क्यों इलाज नहीं हो पाया? पैसों से। पैसा सब कुछ नहीं, पर पैसा बहुत कुछ है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के समाज ने पैसे को ही क्या बना दिया, सफलता का बना दिया। अगर आपके पास करोड़ों रुपए तो मैं कहूंगा सफल व्यक्ति, और मैं कितनी मेहनत कर लूं मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है तो कहेंगे काय क्या सफल है, देखो सफल तो वो व्यक्ति सफल हो रहा है। हमने पैसों से ही अंदाजा लगाना शुरू कर लिया। हम हर चीज का आधार पैसों को बना चुके हैं। और जैसा मैंने अभी कहा कि पैसे और रिश्तों हो तो रिश्तों को चुनना चाहिए, पर साहब आज के जमाने में रिश्ते भी वही निभाए जा रहे हैं जहां पर पैसा है। और हम देखिए, हमारे खुद का आप देख लीजिए ना, अगर कोई हमारा बहुत दूर का रिश्तेदार बहुत अमीर होगा, कोई बहुत बड़े पद पे बैठा होगा, तो हम किसी को, हमारे साथी को बताएंगे, और मेरा फलाना फलाना ढीमके का जो हमारा रिश्तेदार है, और बिल्कुल क्लोज की रिश्तेदारी होगी। कोई गरीब होगा, कोई मजदूरी का काम करता होगा, हम छुपते रहे, अरे इधर से नहीं, इधर से नहीं, ये अंकल जी अभी काम कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे तेरे ये रिलेटिव ओ वेरी बैड, गरीब है। हम खुद देखिए ना, हम खुद रिश्ते नहीं निभा, तो फिर सुख कैसे आएगा? तो सुख का कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं एटलीस्ट इतना तो पैसा व्यक्ति के पास होना ही चाहिए कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सके। इतना पैसा तो व्यक्ति के पास होना ही चाहिए कि उसको समाज में वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट मिल सके। और देखिए, पैसे का कमाल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सेठ थे, उनके पास खूब तिजोरी में पैसा था, खूब बहुत अच्छा। जब भी कोई उसको, जैसे अब सेठ की तो इज्जत होती, राम राम सेठ जी, नमस्कार, नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। जैसे भी कोई उसको कहता नमस्कार सेठ जी, हाँ नमस्कार, बोल दूंगा तिजोरी को। फिर दूसरा कहता नमस्कार सेठ जी, बोल दूंगा तिजोरी को। नमस्कार सेठ जी, बोले बोल दूंगा तिजोरी, धीरे से बोलता, बोला बोल दूंगा तिजोरी। एक दिन कोई अपना जैसा व्यक्ति था, सेठ जी के साथ चल रहा था, किसी ने बोला नमस्कार सेठ जी, बोल दूंगा तिजोरी। वो पास वाले व्यक्ति ने बोला यार सेठ जी क्या बात है, वो आपको नमस्कार कह रहा, बोल दूंगा तिजोरी को, बोल दूंगा तिजोरी को, ये क्या चक्कर है? बोले सेठ जी। तो वो सेठ जी बोलते हैं, बेटा ये मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे तिजोरी में रखे हुए धन की इज्जत कर रहे हैं। तो इसलिए उसको जाके धन्यवाद बोलूंगा ना, उसको बोलूंगा कि हाँ भैया आज उसने तेरे को से नमस्कार करा है। क्योंकि अगर वो तिजोरी खाली हो ना, तो मैं सेठ नहीं, और मैं सेठ नहीं तो ये मुझे कोई नहीं पूछेगा, ये मुझसे कोई सीधे मुंह भी बात नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि पैसों की इंपॉर्टेंस है, धन की इंपॉर्टेंस, धन की वैल्यू दी जा रही है, धन को वैल्यूएबल बनाया जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, धन इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, पर आप इतना जीवन में इसको इंपॉर्टेंट मत बना लीजिएगा कि रिश्ते नाते सब कुछ आप छोड़ दें, सब कुछ भूल जाएं। ओके, जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति, ठीक है, मतलब जितनी भी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं में मैं जनरली जो मानता हूँ रकम को मानता हूँ, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत आवश्यकता, ये तो लोगों को मिलनी ही मिलनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान में पानी भी आ जाएगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट मत होइएगा और पूछें कि सर इसमें पानी नहीं आएगा, कि तो रोटी कपड़ा मकान में पानी भी आ जाएगा। और इसके बाद अगर किसी की और मूलभूत सुविधाएं, तो वो स्वास्थ्य सुविधा उसको मिलनी चाहिए, और स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद उसको शिक्षा सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये 5 तो क्या है, ये 5 तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि सभी व्यक्तियों को, हर देश के हर नागरिक को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। और निर्धनता निवारण, ठीक है, और गरीबी दूर होनी चाहिए। तो भारत, आजाद भारत का एक प्रमुख लक्ष्य यह था कि जो मूलभूत आवश्यकता है वो हम लोग सबको अवेलेबल कराएं, सब तक वो पहुंचनी चाहिए। और निर्धनता है, जो गरीबी, उसका निवारण होना चाहिए, वो गरीबी क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकार किया है, उसका उद्देश्य समाज के निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन, अंत्योदय रहा है। देखिए, अब हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक आई, और लास्ट जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक थी। ठीक है, जिसमें बीच में मोदी जी ने नीति आयोग लागू कर दिया 2015 में। इस पहली पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर के यहां तक, और आज भी अगर नीति आयोग के आप कार्यक्रमों की बात करेंगे, जैसा भी स्वरूप उन्होंने अंगीकार किया, मतलब जैसा भी स्वरूप उन्होंने अपनाया कि भाई ये काम करने हैं, ये इन मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, उन सभी में एक ही उद्देश्य रहा है कि समाज के निर्धनतम, जो समाज का सबसे गरीब वर्ग है वो, और सबसे पिछड़े सदस्यों का उन्नयन करना चाहिए, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, जो सबसे पिछड़े हैं उनका अपलिफ्टमेंट, उनको ऊंचाइयों पे लेकर के जाना। जो आगे है वो तो ऑलरेडी है,
जो पीछे है उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि बहुत सी बार कहा जाता है कि टीचर्स उन्हीं बच्चों को बेहतर पढ़ाते हैं जो कि अच्छे होते हैं, क्रीम जिन्हें कहा जाता है। टीचर तो टीचर वो है जो कि खराब बच्चे को अच्छा बनाते हैं। और बात सही भी है। ऐसे बच्चे को जो 40 लाने की उम्मीद रखता था, अगर वो 90 लिया है तो माने कि हाँ वो टीचर है। पर देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टीचर प्रयास करता है पर बच्चा भी वैसा होना चाहिए। मैं कभी भी ऑफलाइन में कहीं पर भी मैं किसी बच्चे से ये नहीं पूछता कि बेटा तेरे पिछले साल में क्या थे। चाहे तेरे पिछले साल 40 आए हो, चाहे तेरे पिछले साल 30 आए हो, 35 आए हो, मुझे मतलब नहीं। मैं तो ये देखता हूँ कि क्या वो इस साल मेहनत कर पा रहा है क्या। अगर वो मेहनत मेरे बराबर मेहनत, और मेरे बराबर नहीं, मेरे से डबल मेहनत कर पाए ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ मैं 40 वाले बच्चों को 100 पे ले जा सकता हूँ। तो एक ऐसे बच्चे का अपलिफ्टमेंट हुआ जो कि सच में बहुत पिछड़ चुका था। तो यहीं पर जो समाज के जो सदस्य, समाज का जो वर्ग है, सबसे पिछड़ा हुआ था, उनका अपलिफ्टमेंट करना, उनका उन्नयन करना, मतलब उनको ऊंचाइयों पे ले जाना, अपलिफ्टमेंट उनका करना, यह उद्देश्य रहा है। साथ ही निर्धन वर्गों को समाज की मुख्य धारा का अंग बना सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रमों की रचना की गई है। और निर्धन वर्ग जो है, ठीक है, निर्धन वर्ग को समाज की मुख्य धारा का अंग बनाना। समाज की मुख्य धारा का मतलब क्या है कि समाज में काफी वर्गों के लोग रहते हैं, ठीक है। और एक तो क्या होता है, देखिए आप देखेंगे कि भाई ये एक तो मेन रोड है और एक गली कुछ रोड से रोड आती है, उनको मुख्य रोड से जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रोड है, ये मेन रोड है। अब यहाँ से गली से सड़क निकलती है, यहाँ पे जुड़ रही है, एक यहाँ से सड़क गली से निकलती है, यहाँ पे जुड़ रही है, एक यहाँ से सड़क गली से जुड़ती है, यहाँ पे जुड़ रही है, ये सारी आ गई, ये मेन रोड पर आ गई। इसी प्रकार से मुख्य धारा। अब मुख्य धारा का मतलब क्या है, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, शिक्षा की सुविधा की, स्वास्थ्य, हर सुविधा आपको मिल रही है। ये समाज का जो पिछड़ा हुआ अंग है, उसको इनमें जोड़ना कि उनको भी वो सारी की सारी सुविधाएं मिल पाए, उनको भी वो सारे सुख मिल पाए जो कि एक अमीर व्यक्ति या मिडिल क्लास का व्यक्ति ले पा रहा है। तो न्यूनतम जीवन स्तर, मिनिमम जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसको सुनिश्चित करना और सारे विकास कार्यक्रमों की रचना करेगी। जितने भी विकास कार्यक्रम आज तक भारत में लागू करे गए, उन सबके सेंटर में क्या है, गरीबों का विकास, कि गरीबों का विकास होना चाहिए, उनका न्यूनतम जीवन स्तर होना चाहिए, मिनिमम जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो उनको मिलना चाहिए कि भाई इतना तो अगर उनको मिले कि वो रोटी कपड़ा मकान उनको मिल जाए। पर देखिए, भारत में थोड़ी सी एक समस्या और है जो मैं आपको बता दूं। भारत में अगर सरकार में, ऐसे बात नहीं कि सरकारें विफल रही, सरकारों ने बहुत से कार्यक्रम चलाए और कार्यक्रम सफल भी हुए, पर एक्चुअल में क्या है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अब यहाँ पे क्या होता है, और जैसे कि आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे ना, तो कहा जाता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अब इसका कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति है, वो गरीब है, अब उस व्यक्ति के परिवार में ऑलरेडी 10 व्यक्ति हो गए, बच्चे बच्चे सब मिला करके। अब तो भाई जब आप गरीब हो तो आपने इतने बच्चों को जन्म क्यों दिलवाया। अब ये गरीब थे, अब वो 8 भी जो बाकी है, माता पिता को छोड़ के वो 8 बच्चे भी क्या होंगे, गरीब होंगे। अब गरीबी ने क्या करा, गरीबी को जन्म दिया। नहीं तो भाई आप गरीब थे, एक बच्चा कर लेते, 2 बच्चे, क्यों आपने इतनी जनसंख्या। अब क्या होता है कि चलो हमने कोशिश करा, अब ये 8 है, अब इन 8 के क्या हो गए, परिवार अलग अलग हो गए, 8 के परिवार अलग अलग हो गए, एक एक का परिवार। अब इनके साथ एक एक मान लीजिए इनकी वाइफ हो गई, ठीक है, फिर इन्होंने क्या कर 3-3 4-4 बच्चे कर लिए, फिर जनसंख्या बढ़ा ली। अब इनमें से मान लीजिए कि 2-3 परिवारों को हम लोगों ने, सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर भी निकाल दिया, परंतु जब तक इनको बाहर निकाला तब तक तो यहाँ पे ऑलरेडी आगे 4 परिवार तैयार हो चुके थे। मतलब जनसंख्या जितना सरकार गरीबी से लोगों को बाहर निकालती है, उससे ज्यादा तो लोग और ऑटोमेटिकली गरीबी में पैदा हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली गरीबी। तो हमें थोड़ा सा क्या है कि हमारी जो प्लानिंग्स होती है ना, वो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा इस प्रकार से हर योजना को रूपांतरित करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि हम उस गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सरकारों पर जिम्मेदारी ना छोड़े। और जैसे बिल गेट्स कहते थे कि आप गरीब परिवार में जन्म हुए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, पर अगर आप गरीब परिवार में मरते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा दोष है। आप गरीब परिवार में नहीं मर सकते, ये संकल्प आप लेकर के जिए। संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक शुभ का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजय उत्सव हमारे प्रतीक्षा में है। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं का उन्मूलन के उत्सव। ये जवाहरलाल नेहरू जी है। तो 1947 में संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी मिली है, ये तो हमारे लिए एक कदम मात्र है, ये तो एक स्टेप है।
आप 12th में टॉप करने से ये मत सोचना हो हमने तो बहुत कुछ कर लिया, वो तो सिर्फ और सिर्फ सफलता का एक कदम है। फिर आपको कॉलेज करनी है, फिर आपको यूपीएससी का पेपर देना है, और फिर यूपीएससी के पेपर में एग्जाम में टॉप करना, तब आएगा मजा। तो वैसे ही नेहरू जी कह रहे हैं कि ये तो एक कदम है, ये तो सुअवसर मतलब जो अच्छे अवसर हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वो एक आरंभ मात्र की अभी शुरुआत हुई है। अभी तो ऐसे शुभ अवसर, ऐसी उपलब्धियां और ऐसे विजय उत्सव क्या होता है, जो विजय जीतने पे जब हम उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, ऐसे उत्सव अभी तो बहुत हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तो और आएंगे। बोले नेहरू जी कौन कौन से कब कब आएंगे, तो बोले भैया निर्धनता, जब हम निर्धनता को दूर कर देंगे, एक और खुशी, देश में कोई भी गरीब नहीं होगा, हम बहुत खुश होंगे। अज्ञानता मतलब सबको शिक्षित कर देंगे, ठीक है, सब में से हम निरोग कर देंगे, सबको, किसी को कोई रोग नहीं होगा। जिससे आप देखिए आज भारत पोलियो मुक्त है, ठीक है, आज भारत पोलियो मुक्त है, कितनी अच्छी बात है। और जैसे मोदी जी ने कहा कि हम हर देश 2040 या 50 तक का टारगेट लेकर चल रहा है टीबी मुक्त करने का, बोले हम 30 या 25, शायद 2025 का है कि हम 2025 में कहा है हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। तो बड़े संकल्प हमारे देश के हैं ना, तो फिर हम एक उत्सव मनाएंगे कि भारत टीबी मुक्त हो गया। ऐसे और अवसरों की असमानता मतलब आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है उनमें असमानता है, किसी को कभी ज्यादा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कम, तो सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए। उनके असमानताओं की भी क्या कर देंगे, जब हम उन्मूलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम फिर एक उत्सव मनाएंगे। उन्मूलन का मतलब होता है रिमूव या हटा देना। ओके, तो ऐसे अनेक उत्सव का अभी हमें प्रतीक्षा है, नेहरू जी ये बात कह रहे हैं। किंतु आज हम कहां तक पहुंच पाए ये जानना भी आवश्यक है, ठीक है। अब नेहरू जी ने जो संबोधन संविधान सभा में दिया है, ठीक है, कि अब भी हमारे पास और उत्सव आएंगे, ठीक है, जब हम उत्सव मनाएंगे, जब गरीबी खत्म होगी, जब भारत निरोगी हो जाएगा, ठीक है, और बहुत से उत्सव मनाएंगे। पर आज आजादी के 75 सालों के बाद हम कहां पहुंच पाए ये जानना भी जरूरी है। हमें समीक्षा करते रहना चाहिए, हमें एनालिसिस करते रहना चाहिए कि हम लोग कहां तक पहुंचे। ऐसे आपको पढ़ाई में करना है कि भैया आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो इन 3 चैप्टर को आप एनालिसिस कैसे होगा, टेस्ट के द्वारा। आप टेस्ट दें कि अच्छा टेस्ट दिया भाई, मेरे अच्छे नंबर आए, मतलब मैंने सच में अच्छा पढ़ा है, मैंने अच्छे से इन चीजों को समझ लिया है। आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5 हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। विश्व के जितने भी निर्धन है ना, उनकी कुल संख्या, जैसे मान लीजिए अगर 100 टोटल निर्धन है, पूरी दुनिया में टोटल 100 निर्धन है, तो 5 हिस्से के मतलब आप कह सकते हो 100 में से 20 निर्धन तो सिर्फ और सिर्फ भारत में रहते हैं। मतलब टोटल दुनिया की जितनी भी गरीबों की जनसंख्या उसका 1/5 कहां पर है, भारत में गरीब रहते हैं। मैंने यहाँ पे एक गरीब बच्चे की तस्वीर आपको दिखाई है। यहाँ लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग बसे हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। 30 करोड़ लोग, बेटा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा, ठीक है ना। 30 करोड़, और काफी होगा तो मतलब आप मान लीजिए कि आंकड़े में ही नहीं होंगे। तो 30 करोड़ तो वो है जो आंकड़े में, 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मूलभूत जरूरतों भी पूरा नहीं कर पा रहे, जिनके पास बेसिक जो जरूरतें हैं वो भी नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, काफी ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो भी अपनी काफी जरूरतों को पूरा करने में काफी संघर्ष करते हैं। उनको अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं पाने में, अच्छी शिक्षा सुविधाएं पाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्धनता के स्थान स्थान पर तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप है, इनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। देखिए अब निर्धनता स्थान स्थान पर अलग अलग है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि भारत में गाड़ी खरीदना, 4 व्हीलर खरीदना एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है, समृद्धि का प्रतीक है। अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है। और भारत में जितना गाड़ी खरीदना सम्मान की बात है, बाकी जो जैसे अफ्रीका के देश हो गए वहां पे गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया में तो फिर भी आजकल नॉर्मल बात हो गई। मतलब अफ्रीका के देशों की तुलना में इंडिया की स्थिति बेहतर है और इंडिया की तुलना में अमेरिका की स्थिति बेहतर है। तो स्थान स्थान पर क्या होता है, स्थान स्थान पर समय समय पर, अब समय समय पर मैं आपको बताता हूँ भाई। पहले के समय में 100 रुपए की एक बहुत बड़ी कीमत थी। अगर कोई कह देता कि 100 रुपए कमाओ, भाई साहब क्या कमा रहे, और अब तो 100 रुपए यूं निकलते और यूं जाते हैं। 100 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही, बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रही। तो स्थान स्थान पर समय समय पर अलग अलग स्वरूप उसका होता है और अलग अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है, मतलब उसको परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा मानी जाती है जिससे सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं, सब बचना चाहते हैं। ये एक वो कंडीशन, वो स्थिति है जिसमें कोई भी नहीं जाना चाहता। कोई भी कभी जीवन में नहीं चाहता कि उसकी जेबें बिल्कुल खाली हो, मतलब उसके पास बिल्कुल भी कुछ ना हो, ऐसा कोई भी जीवन में कभी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि उनके पास अच्छे से अच्छी इनकम लेवल हो और अच्छा जीवन, बेहतर जीवन वो लोग जी सके। अतः निर्धनता, निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है। तो निर्धनता जो गरीबी है ना, गरीबी गरीब के लिए और अमीर के लिए, दोनों के लिए विश्व को बदलने का एक आह्वान है। आह्वान का मतलब बुलावा है, ठीक है, कि भाई विश्व को बदलना है, अमीर और गरीब दोनों को मिलकर बदलना है।
भाई निर्धनता दूर करना सिर्फ और सिर्फ निर्धन की बात नहीं है, अमीरों की भी बात है। अमीर भी चेंज करें भाई। आज हमारे देश में से अगर गरीबी दूर होगी, उसमें अगर अमीर वर्ग के लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे तो देश का नाम होगा ना, और देश का नाम हो रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या है। मैं आपको टाटा ग्रुप की बताता हूँ। रतन टाटा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उद्देश्य ही जीवन में कमाना इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र को समर्पित कर दें। कैंसर के हॉस्पिटल खोल रहे हैं और कोई चैरिटी करने के लिए, मतलब दान पुण्य करने के लिए वो पैसा कमा रहे हैं। जितनी काफी देशों की मतलब आप कह दीजिए कि टोटल जीडीपी इनकम नहीं है, उतना तो अकेले रतन टाटा जी देश में सिर्फ और सिर्फ दान में लुटा देते हैं। ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। क्यों? क्योंकि देश के गरीब को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, देश के आम वर्ग के व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सी जगह हॉस्पिटल खोले उन्होंने कैंसर के, जहां पर पूरी मुफ्त में दवाइयां वो चलवा रहे हैं। ऐसे अमीरों की, ऐसे धनियों की हमें जरूरत है। कोरोना के समय में जब मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी देश के लोग चाहे 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट करना चाहे करें, तो हमारे देश के बड़े बड़े जो अमीरपति लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों रुपए सरकार को, सर आप करिएगा, देश में हर एक एक व्यक्ति तक आप इलाज पहुंचाइए, सबका सुरक्षा प्रदान करें। ये हमारे देश के धनी लोग बिल्कुल महान है, सच में महान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके। तो अमीर और गरीब दोनों को मिलकर विश्व को बदलने का ये आह्वान है, जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट भर भोजन मिल सके, सिर छुपाने को बेहतर जगह मिल सके। मतलब ये रोटी हो गया, ये कपड़ा, ये मकान हो गया, चिकित्सा व शिक्षा तो मकान के अलावा फिर कपड़े हो जाएंगे, और चिकित्सा व शिक्षा सुविधाएं हो, हिंसा से उनका बचाव हो सके तथा अपने समाज के घटनाक्रम में उनकी आवाज की भी सुनवाई हो सके। ठीक है, हिंसा से उनका बचाव हो सके, मतलब उनके ऊपर कोई हिंसा ना हो, और अपने समाज के घटनाक्रम में उनकी आवाज की भी सुनवाई हो। समाज मतलब मानव समाज, मतलब उस मानव समाज में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब उनकी भी सुनवाई हो। कभी ऐसा ना हो कि उनको आवाज की दबा दिया जाए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए। मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई गरीब है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाए, उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जानने के लिए कि निर्धनता कम करने में कौन सी नीतियां सफल हो सकती है और कौन सी नहीं, समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना तथा इसका मापन, अध्ययन और अनुभव भी करना होगा। अब कौन सी नीतियां सफल होंगी, ठीक है। और देखिए नीतियां हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती। भाई भारत में जो नीतियां अपने उन्हीं से अमेरिका की गरीबी दूर हो, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने जो नीति अपने उनसे जापान की गरीबी दूर हो, ऐसा नहीं है। तो कौन सी नीति कहां सफल होगी, समय अनुसार कैसे बदलाव आएगा, सब ये इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, और अनुभव हम इस अध्याय में करेंगे। निर्धनता के अनेक आयाम है, आयाम मतलब अनेक डायमेंशन है, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अनेक उसके सूचकों के माध्यम से हम उसका अवलोकन करेंगे, मतलब अनेक सूचक देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये गरीब है और गरीबी क्या है। कहीं आय और उपभोग के स्तर, देखो अब कहीं पे गरीबी को जो मापा जा रहा है वो आय और उपभोग के स्तर के हिसाब से मापा जा रहा है। कहीं पर काफी सामाजिक सूचक है, ठीक है, सोशल इंडिकेटर्स है, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मिल रही है, उसकी शिक्षा सुविधाएं कैसा है, जोखिम के प्रति संवेदनशीलता के सूचक है कि वो जोखिमों में उनका जीवन तो नहीं है, अगर जोखिमों में नहीं है तो ठीक है, बाकी बढ़िया है। तो कहीं सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंच या उनमें भागीदारी पर विचार करना होगा। तो हम कहीं पर सामाजिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया है उनकी भागीदारी पर भी विचार करेंगे कि उन वर्गों की कितनी भागीदारी इसमें है, समाज में और राजनीति में, इन सब पे। तो जो निर्धनता है उसके काफी आयाम है, जैसे मैंने अभी आपको दर्शाया। ओके, और आज के लिए अपना इतना ही, और अब नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि निर्धन कौन है, क्या है निर्धनता, इन सब की चर्चा करेंगे। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।